हाँ, नमस्ते पवन जी। नमस्ते। तो आज हम बात करते हैं प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे उनके बारे में, जो पहले अ, तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे। और मैं समझता हूँ सारनाथ में जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ है उसके शायद फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे। मैं भी उनसे एक बार मिला हूँ सिद्ध में, और उनके बारे में काफ़ी सुना है। आपसे भी उनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। जी। आपने काफ़ी समय बिताया उनके साथ। कई बार वो सिद्ध भी आए हैं, शायद कई बार आप उनके पास धर्मशाला भी गए मिलने के लिए। अ, तो उनके बारे में बताइए, उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? सामदोंग रिम्पोचे से मेरा सबसे पहला परिचय धर्मपाल जी के मार्फत हुआ। धर्मपाल जी एक किस्सा सुनाते थे कि कोई शिक्षा पे कोई गोष्ठी हो रही थी या कोई सेमिनार हो रहा था, और उसमें धर्मपाल जी भी पहुंच गए। कैसे पहुंचे, शायद वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पर वो पहुंच गए और उसमें रिम्पोचे जी का वक्तव्य था, शायद उनको सुनने के लिए ही वहां पहुंचे। और धर्मपाल जी ये कहते थे कि रिम्पोचे जी ने ये कहा उसमें, और उसके बाद तो मैंने रिम्पोचे जी की जवानी ये बात बहुत बार सुनी है। उन्होंने कहा उस सभा में कि एजुकेशन तो मैं नहीं जानता, लेकिन शिक्षा के बारे में मुझे कुछ पता है, और हमारी परंपरा में शिक्षा के मायने उसमें 3 चीजें आवश्यक हैं: शील, समाधि और प्रज्ञा। और इस बात को धर्मपाल जी बहुत कोट करते थे, बहुत बोलते थे, और फिर हंस के बोलते थे कि अगर ऐसा है, शिक्षा, शील, समाधि और प्रज्ञा शिक्षा है, तो भारत शायद दुनिया का सबसे शिक्षित देश होगा। क्योंकि ये अगर ये 3 चीजें मापदंड हैं शिक्षा की, तो शायद दुनिया के अन्य देशों से हमारे यहाँ ज्यादा शिक्षित लोग होंगे। यहाँ पे भले ही थोड़े से हों, लेकिन दुनिया के मुकाबले में ज्यादा होंगे। तो ये बात धर्मपाल जी ने, और वो मतलब सब बहुत कम लोगों की इस तरह बात करते थे। तो एक जिज्ञासा मन में थी कि इनसे मिलूं कभी, और फिर बहुत जल्दी उसका अवसर आया कि शायद 97 या 98 में एक बहुत बड़ी लोक विद्या महाअधिवेशन बनारस में पीपीएसटी के लोगों ने, पीपीएसटी एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूट जैसी थी, जो धर्मपाल जी ही उसके एक तरह से प्रणेता कहें या उनसे इंस्पायर्ड वो चीज थी, पेट्रियोटिक पीपल्स ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें बहुत सारे आईआईटी के लोग उसमें शामिल थे। खैर, तो उसका उन्होंने एक महाअधिवेशन, लोक विद्या महाअधिवेशन करके एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बनारस में, और मैं भी उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूमिका मेरी भी थी उसमें। और उसकी अधिवेशन के पहले काफी सारी प्रेपरेटरी मीटिंग्स होती थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि उसको ठीक से व्यवस्थित किया जा सके, किस तरह के इवेंट्स उसमें होंगे, किन खास लोगों को उसमें बुलाया जाए, और किस तरह की गोष्ठियां की जाए, वगैरह वगैरह। इन सब मुद्दों को लेके पहले अधिवेशन के पहले कुछ प्रेपरेशन में कुछ मीटिंग्स हुई थी। उसमें एक मीटिंग, मैं उस समय बनारस में था, और मैं क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में मेरा भी छोटा मोटा रूल था जैसे मैंने कहा, तो उसमें एक मीटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हुई, और उसमें रिम्पोचे जी का भाषण था, और मैं उसमें बैठा हुआ था। और मैंने वो भाषण जब सुना उनका, तो मेरे
मैंने वैसी बातें कभी न सुनी थी, न सोचा था, न ध्यान दिया था। और वो बेसिकली इतना गहरी बातें थी कि साइंस की फिलॉसफी पे बात हो रही थी, साइंस की पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी। वो विषय क्या था मुझे अभी याद नहीं है। और मैं मतलब अभिभूत होके सुनते रहा। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो वाली, जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ, तो मैं तुरंत उनके पास पहुंचा। मैंने अपना परिचय दिया और मैंने धर्मपाल जी का भी परिचय, मतलब बताया उनको कि मैं धर्मपाल जी को जानता हूँ, मेरी उनके साथ एक तरह का अच्छा संबंध है। और मैंने रिम्पोचे जी को ये कहा, निवेदन किया कि हम एक साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिटिक्स और फिलॉसफी पे एक सेमिनार करने का सोच रहे हैं, और आप उसमें आए और उसमें उसका एक तरह से प्रथम उद्बोधन आप ही का हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और ये मैंने उसी समय इतना मुझे रोमांच हुआ था उनको सुन के कि मैंने ये निर्णय उसी समय लिया। और मैंने उनको जाके बोला, वो मेरे को नहीं जानते थे, पर धर्मपाल जी का जब मैंने जिक्र किया तो धर्मपाल जी के प्रति उनमें अपार एक सम्मान का भाव था। तो वो मुझे ये कहा उन्होंने कि आपको थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं आपको हफ्ते 10 दिन में बता दूंगा कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, और आप कब कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ी बहुत बात हुई। और मेरा उस समय तक जितने भी लोगों से मैं मिला था, बड़े जो बुद्धिजीवी जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, ऐसे लोगों से मेरा जितना भी परिचय था, उसका अनुभव ये था कि ये थोड़े विनम्र बात करते हैं, लेकिन कहीं अंदर में एक अहंकार भी होता है, और वो जल्दी से आते नहीं, उनके पीछे पड़ना पड़ता है। ऐसा एक जनरल मेरे मन में एक धारणा बन गई थी। तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि मैं रिम्पोचे जी को फोन करूं, उसके पहले इनका मेरे पास फोन आ गया। मतलब उस दिन जब बात हुई थी तो फोन नंबर वगैरह हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज कर लिए थे। इनका फोन आ गया और इन्होंने कहा कि मैं आपकी सभा में आऊंगा, आप मुझे उसकी डिटेल भेज दीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज था कि एक बड़ा आदमी जिसको हार्डली जानता हूं, बिना किसी परसुएशन के, और जब उसने कहा कि मैं 7-10 दिन में आपको बताऊंगा, तो बिना मेरे पूछे उनका फोन आता है और मुझे कहते हैं कि मैं आऊंगा। मेरे लिए तो ये पहली बार ऐसे कुछ हुआ था। खैर, उसके बाद उनसे सारी बात हो गई, कब आएंगे, कब ये सब मतलब कब हमारा तिथियां, तारीख वारीख सब तय हो गई। उसके बाद इनका फोन आता है, वो सभा होने के करीब 15-20 दिन पहले, कि आ, आ, मैं फला तारीख को देहरादून पहुंच जाऊंगा। वो तारीख जिस दिन हमारी गोष्ठी शुरू होने वाली है, उससे एक दिन पहले की थी। माने ये कल अगर मेरी गोष्ठी शुरू होने वाली है, तो ये इन्होंने बोला मैं आ जाऊंगा, ऐसा। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि एक दिन पहले आए, और इतने बड़े, उस समय ये प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ये निर्वासित तिब्बती सरकार के स्पीकर हो गए थे उस समय तक, या हो सकता है वाइस चांसलर हो, मैं ठीक से, मुझे याद नहीं है इस बात का, कि या तो ये तिब्बती जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज जो सारनाथ में है, उसी उधर ही थे ये। उस समय वो वाइस चांसलर हो गए थे, पहले वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने उस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया था। तो व्यस्त लोग होते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक दिन पहले आ रहा हूं। तो मेरे को लगा कि शायद इनको तारीख में भूल हो गई है कहीं समझने में। तो मैंने कहा, रिम्पोचे जी आप आ रहे हैं इस तारीख को, लेकिन वो सेमिनार दूसरे दिन से शुरू हो रहा है। तो इन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपने ये कहा कि वो आप मेरे से
शुरू करेंगे मेरे उद्बोधन से। तो अगर मैं उसी दिन आऊंगा तो अगर ट्रेन लेट हो गई तो आपका पूरा कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं एक दिन पहले आया। अब ये भी मेरे लिए तो बहुत ही, मतलब मैंने किसी भारतीय विद्वान को ऐसा करते मेरा अनुभव नहीं था। तो मेरे मन में ये दो घटनाओं से ही इनके प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया था कि ये कुछ अलग टाइप के आदमी है। और ये जिस दिन ये आए, मैं इनको लेने गया। ये पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं इनको लेने गया देहरादून, और देहरादून से मैं मसूरी लेके आया, और घर पे ये एक स्थान पे जहाँ ये बैठे खाना खाए आते ही, क्योंकि राजधानी इसमें शताब्दी से आए थे। आकर इन्होंने भोजन किया, भोजन करके हम लोग एक बरामदे में बैठ गए। और उस समय रिम्पोचे जी की उम्र होगी करीब, मेरे समझ में 60 से भी कम होंगे, क्योंकि अभी वो शायद 80 के हैं, तो ये 60 से कम ही उम्र के होंगे। तो वहां आके बैठे और चाय पीने के बहुत शौकीन हुआ करते थे उस समय। तो बस वहां से मतलब 2-2:30 बजे बैठे होंगे, और 2-2:30 बजे से लेके 8 बजे तक, जब तक हमारा रात का भोजन नहीं हुआ, तब तक ये वहीं बैठे रहे। चाय 2-3 बार आई होगी, और हम लोग बात करते रहे। धर्मपाल जी भी वहीं थे, धर्मपाल जी भी थोड़ी देर बैठे, हम लोग की गपशप चलती रही। मतलब ये आदमी एक बार भी वहां से उठे नहीं। और मतलब इतनी एक क्या इसको भी तो एक स्थिरता कहेंगे ना। और फिर खाने भोजन के लिए उठे, जब उठे रात के भोजन के लिए। खैर ये सब हुआ। ये मेरा पहला परिचय कि मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये मेरा पहला परिचय था उस व्यक्ति से, और जो बातें हुई इतना सहज, इतने सहजता से ये बात करे, गंभीरता और सहजता का मिश्रण मैंने देखा इनसे बात करते हुए। बहुत संभल के रिम्पोचे जी बात करते हैं, बहुत शब्दों का चुनाव सोच समझ करके बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे, स्वर भी धीरे होता है, और धीरे धीरे भी बोलते हैं, बहुत जल्दी नहीं बोलते हैं। और सोच समझ करके, नाप तोल के बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जज कर रहे हैं उसके हिसाब से, पर आपका जो सवाल है या आपकी जो टिप्पणी है, उसके ऊपर जो भी इनका रिस्पॉन्स होता है, वो नापा तुला होता है। तो मैं बहुत मतलब मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ी इनके प्रति। और फिर जो सेमिनार हुआ दूसरे दिन से, वो तो मतलब मेरे मेमोरी में अभी भी है। उसमें वो बहुत ही गजब का सेमिनार हुआ था। उसका विषय था द फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो रिम्पोचे जी थे, धर्मपाल जी थे, किशन पटनायक थे, और शायद धीरू भाई सेठ थे। तो मतलब गजब का सेमिनार था। इट्स अमेजिंग सेमिनार, इतना बढ़िया वो हुआ कि मैं क्या बताऊं। ये है पहली वाली घटना। तो उस सेमिनार की कोई रिकॉर्डिंग तो उस जमाने में शायद नहीं होगी ना? नहीं, कुछ लिखा विखा था, और वो लिखे को एक दो हम लोग के रेबार उस टाइम भी निकलता था, वो जो हमारा जर्नल है उसमें एक आध हमने छापा भी था। लेकिन हम लोग इतने अव्यवस्थित लोग हैं, खासकर मैं, कि वो चीजें थी तो सही, लेकिन अब उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्या है कुछ ना कुछ, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है। वो ट्रांसक्रिप्शन में ही जो कुछ है वो है। बहुत बढ़िया हुआ था वो। हाँ ठीक है। तो आपने शुरुआत यहाँ से किया कि वो कह रहे हैं कि एजुकेशन, तो मुझे मालूम नहीं क्या है, शिक्षा मैं जानता हूँ। तो शिक्षा और एजुकेशन में वो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। हाँ। तो एक तो ये कि ये क्या डिस्टिंक्शन है, नंबर एक। फिर नंबर दो, वो कह रहे हैं कि शिक्षा का मतलब है शील, समाधि और प्रज्ञा। थोड़ा इसको भी समझाइए, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं तो देखो कोई स्कॉलर या विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन और मैं ये भ्रम भी नहीं रखता अपने बारे में। परंतु शील, समाधि और प्रज्ञा तो बहुत मतलब जो भी विपश्यना या बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत समझाया है या हिंदू, तो शील, समाधि और प्रज्ञा। हमारा शील तो ये है कि भाई एक द राइट कॉन्डक्ट जिसको आप कहें, कि आप जो आपका जीवन है उसमें जो आचार व्यवहार है वो आपके शीलवान होने चाहिए।
वो एक एथिक्स की बात बोलिए या कंडक्ट की बात करिए, वो उसमें आता है। तो शील के बिना समाधि नहीं लग सकती, ऐसा है। वो एक पहला चरण है कि आपका प्रॉपर कंडक्ट हो, सम्यक कंडक्ट हो, और वो अगर होता है, आप उसमें अगर एक 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 स्टेज पे आ जाते हैं, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं कि आपको समाधि लग सकती है। समाधि का अर्थ क्या होगा कि आपको ध्यान देना, आपको अवेयरनेस बोलिए, माइंडफुलनेस बोलिए, बहुत सारे शब्द हैं, पर मैं तो इतना ही समझता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन करना और आपको एक चीज ऑब्जर्व करना, उस पर मनन करना, आप ठहर सकते हैं। आपका मन इधर उधर जो भागते रहता है हर समय, उसमें एक तरह का ठहराव आ सके, इसकी प्रैक्टिस। तो उसके लिए पहले तो शील का होना जरूरी है। शीलवान आप हो गए तो फिर इसकी प्रैक्टिस कि आप किसी भी वस्तु पर टिक सके, आप इधर उधर ना भागे, आपका दिमाग इधर उधर ना भागे, आप उस पर रह सके। और फिर उसकी अनेक परतें हैं जो खुलती चली जाती हैं। बेसिकली बात है कि आप रह सकते हैं क्या बिना इधर उधर भागे, फिजिकली तो है ही, मतलब मेंटली भी। तो वो समाधि की बात हुई, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होंगी। और प्रज्ञा लास्ट में है, जिसको अंग्रेजी में कहें तो विजडम है, कि आपको रिवील होता है ज्ञान। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान तो है ही, ज्ञान उपलब्ध है, ज्ञान है, और वो रिवील होता है। उसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं कि आप अगर ऐसा 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 करते हैं तो ज्ञान रिवील होने लगता है। तो प्रज्ञा है ज्ञान, विजडम, उस तरह की बात है। तो ये उसकी स्टेजेस हैं। पहले शील का होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको राइट कॉन्डक्ट, उसके बाद आपको समाधि यानी राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट कंसंट्रेशन, आप टिक सकें, अवेयरनेस आप जगा सकें, अवेयर हो सकें, अपने अंदर के संसार को ठीक से दे सकें। यानी एक तरह का स्लोइंग डाउन भी है। अभी तो हम हर समय, हमारी गति फास्ट है, बाहर भी और अंदर भी, हमारा टिकता ही नहीं है। अब वो बोलते हैं कि साहब आपका अटेंशन स्पैन आजकल बोला जाता है 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। ये एकदम बकवास बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। कि मैं जब इन लोगों को मैंने सुना है, धर्मपाल को सुना है, रामदांग रिम्पोचे को सुना है, गुरुजी रविंद्र शर्मा को सुना है, और लोगों को या किसी को कभी पढ़ता हूँ, तो मैं घंटों इनकी बात सुन सकता हूँ और बहुत ध्यान से सुन सकता हूँ। और उसमें हो सकता है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उन पूरे घंटे भर में ध्यान कभी इधर उधर नहीं गया, पर बहुत कम, बहुत कम। तो ये, और मेरा कोई विशेष मैं नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ। ये बात है ध्यान देने की, और आपका मन लग जाए तो आपका ध्यान लग जाता है। किताब में भी ऐसा ही है। कोई किताब को आप पढ़ रहे हैं, आपका उसमें मन लग गया तो आप घंटों उसमें पढ़ सकते हैं बिना किसी अवरोध के, अंदर के अवरोध के। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि अटेंशन स्पैन इतने मिनट का होता है, उतने मिनट का होता है। मुझे लगता है ये हो सकता है, और इसमें बेसिक इसकी कंडीशन है कि स्लोइंग डाउन, यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू। ये जो गति का जो चक्कर है, ये महत्वपूर्ण है इसको समझना, कि गति, बाहर की गति और अंदर की गति, ये दोनों ही आपको डिस्टर्ब रखती है, आपको टेंस रखती है, और ये आपको समझने, ज्ञान को समझने नहीं, उसमें अवरोध पैदा करती है। ये रेवलेशन में अवरोध पैदा करती है। टिकेगा जब आप रुकेंगे, जब आप स्लो डाउन करेंगे, तभी वो रिवील होगा, अन्यथा वो रिवील नहीं होगा। और आज के इस युग में हम स्लो इज कंसिडर्ड टू बी, माने स्लो मीन्स, मतलब कहीं उसका कॉनोटेशन ये है, स्लो होने का मतलब है पिछड़ापन, स्लो होने का मतलब है आप स्लो, ये आदमी स्लो है मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं चलता है। ये एक उसका कॉनोटेशन हो गया।
कि ये तो बड़ा स्लो है, इसको मतलब समझने में इसको देरी लगती है, ऐसा कुछ हो गया। जो स्मार्ट आदमी है वो फास्ट है, वो तुरंत फुरंत कर लेता है। ये मल्टीटास्किंग की भी जो बात है, मतलब आप 4 काम एक साथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। होता कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें फास्ट को महिमा मंडित किया गया है और स्लो को डिग्रेड किया गया है, जबकि असल बात स्लोनेस में है। कैन यू स्लो डाउन? अगर आप अपने दिमाग को स्लो डाउन करें, इसका मतलब वो डल नहीं हो गया, बल्कि वो और ज्यादा पैना हो गया है, क्योंकि इट कैन फोकस एंड इट कैन सी व्हाट कैन नॉट बी सीन व्हेन यू आर फास्ट। व्हेन यू आर क्विक देन यू कांट सी इट। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो समाधि का तो वही मतलब है, और प्रज्ञा का मतलब जैसा मैं समझता हूँ रिवील होना, विजडम का रिवील होना, ज्ञान का रिवील होना। और क्या प्रश्न था आपका? एक और था। हाँ, वो हो गया कि एजुकेशन से और उसमें क्या फर्क है, क्योंकि एजुकेशन तो बाहर को ज्ञान को बाहर मान रही है और बाहर से अंदर आना है। बाहर से अंदर आना है, हाँ। और यही आजकल चल रहा है ना। हाँ, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, मतलब हम बाहर से उसको ज्ञान दे रहे हैं। और इसमें देखिए एक और बात है, ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में जो फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है, उसको बिल्कुल धूमिल कर दिया गया है। माने अब तो ये हो गया है उल्टा कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ऐसा एक दिमाग में बैठ गया है, कहा भी जा रहा है। इंफॉर्मेशन की किताब को जनरल नॉलेज की किताब बोला जाता है, और ये दिस इज इंफॉर्मेशन एज, ये बोला जाता है। ये सारे जो जुमले हैं और जिस तरह के ये बना हुआ है, इंफॉर्मेशन की किताब को जनरल नॉलेज, ये कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, और इंफॉर्मेशन को ज्ञान पे आरोपित कर दिया है इन्होंने। तो ज्ञान जो है वो या तो ये मान लिया गया कि इंफॉर्मेशन ही ज्ञान है, या ज्ञान को डिग्रेड कर दिया गया है। और इन दोनों में तो बहुत बुनियादी फर्क है। ज्ञान तो है और हमेशा रहेगा, वो पहले भी था, आगे भी है, हर ये उपलब्ध है। ये इसको एक बार आपको ज्ञान होता है, किसी चीज को आप जान जाते हैं, तो फिर आपको याद वाद नहीं रखना पड़ता है, परंतु इंफॉर्मेशन को तो याद करना पड़ता है या रिट्रीव करना पड़ता है। उसमें जानने जैसा कुछ है ही नहीं, तो मेमोराइज करना पड़ता है। तो ये सारा, और इंफॉर्मेशन को तो मैं पकड़ के रख सकता हूं कि मैं आपको ना बताऊं, पर ज्ञान को मैं पकड़ के नहीं रख सकता। मैं कितना भी पकड़ के रखूं फिर भी आपको वो चीज का ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। इंफॉर्मेशन पे अधिकार हो सकता है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर ना करूं। जी जी। और उसमें ये भी एक मान्यता है कि जो ज्ञान है वो तभी, मतलब वो रिलायबल तभी ज्ञान माना जाएगा जब वो मेजरेबल हो। तो मेजरेबल ज्ञान तो बाहर ही होगा, जो मटेरियल रेल में ही होगा, वरना वो रिलायबल ज्ञान नहीं होगा। मतलब ऐसे एक अवधारणा चलती है। हाँ, पर मॉडर्निटी जो है, ये आधुनिकता जो है, जिसका अंग एजुकेशन है, शिक्षा उसका अंग नहीं है। ये मॉडर्निटी, ये कंप्लीटली हर चीज को इसने एक्सटर्नलाइज किया है, हर चीज को। तो आदमी का कॉन्फिडेंस भी एक्सटर्नलाइज है, वो अपने को दूसरे से कंपेयर करके कॉन्फिडेंस गेन करता है या लूज करता है। वो अपने को दूसरे से हर समय कंपेयर कर रहा है। वो हर चीज बाहर से, उसके मापदंड सारे बाहर हो गए, हर चीज के मतलब हर चीज का मूल्यांकन करने का, चाहे वो खुद का मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा हो, या किसी भी चीज का मूल्यांकन कर रहा हो, मतलब इवैल्यूएट कर रहा हो, तो उसका पूरा का पूरा जो सोर्स है, उसके पैरामीटर्स हैं, वो एक्सटर्नलाइज हो गए। कोई भी पैरामीटर आपके अंदर नहीं है। जैसे अब बराबरी, लेट्स टेक अ कॉन्सेप्ट लाइक बराबरी, इक्वालिटी एक्सटर्नलाइज हो गई है। तो दिखने में बराबरी होनी चाहिए कि आप भी वही काम करें जो दूसरा करे, आप भी वही कपड़े पहनें जो दूसरा, आपको भी वही, वगैरह वगैरह। मतलब एक जो दिखने वाली, सुनने वाली, इंद्रिय सापेक्ष वस्तुएं हैं, वो पैरामीटर्स बन गई है बराबरी की। बराबरी तो अंदर से होनी चाहिए कि मैं आपका भी सम्मान करूं, एक बच्चे का भी सम्मान करूं,
और बूढ़े का भी सम्मान करूं, ये बराबरी है। आपको आपके काम, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका भी वही सम्मान हो जो कोई दूसरा काम, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूं उसका भी वही सम्मान हो, जितना कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो उसका भी वही सम्मान हो। ये तो अंदर की बात है ना, ये बाहर से आप कैसे करेंगे? बाहर तो विविधता रहेगी रहेगी, ये जो इक्वालिटी है वो तो अंदर से आने की बात है। अब उसकी कोई बात शिक्षा में होती नहीं है। सो मॉडर्निटी की हर इवैल्यूएशन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सक्सेस और फेलियर कैसे डिसाइड करता है कोई आदमी कि मैं सक्सेसफुल हूं कि ना हूं? तो उसके पैरामीटर्स बाहर है। मैं अप टू डेट हूं कि ना हूं, उसके पैरामीटर्स बाहर है। मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं, उसके पैरामीटर्स बाहर है। उसी पर उन पैरामीटर्स को आदमी स्वीकार कर लेता है अनजाने में, और फिर उसके बेसिस पे तुलना करता है दूसरे के साथ, और फिर अब वैल्यूएट करता है। ये प्रोसेस हो गया आधुनिकता में। परंपरा में ऐसा नहीं है। परंपरा में जो इनविजिबल है, जो इंटरनल है, जो 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 अर्थ की दुनिया है, एक शब्द की दुनिया है, एक अर्थ की दुनिया है ना? अर्थ की दुनिया को महत्व है परंपरा में, और ये जो दुनिया है आधुनिक दुनिया, उसमें अर्थ और शब्द में घालमेल करके, क्योंकि शब्द जात सुनाई देता है, शब्द को आप बोल सकते हैं, शब्द पे आप हल्ला कर सकते हैं, शब्द अर्थ पे हावी हो गया। तो अब वो शब्द की दुनिया अर्थ की दुनिया पे हावी हो गई है, और उसी से सारा कुछ चल रहा है। तो आप अंग्रेजी का शब्द बोलते तो आप ऊंचे हो गए, और मैं हिंदी का शब्द बोलता हूं तो मैं नीचा हो गया। भले ही मैं बहुत कुछ जानता हूं उस शब्द के पीछे के अर्थ को, लेकिन आप अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहे हैं तो आप कहीं ऊंचे हो गए। हाँ, वो अभी थोड़ी मजाक की बात है। वो अभी ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में कुछ लिख दिया कि वो अनफॉर्म्ड माइंड है। तो वो एक अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है। उसी को हिंदी में लोग कह रहे थे कि पप्पू है। पप्पू भी मतलब अनफॉर्म्ड माइंड का ही वो शब्द है। तो वो थोड़ा सा वहाँ हल्का लगने लगता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे रिम्पोचे जी जैसा आदमी, मतलब वो केवल आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि तिब्बती सरकार में रहे हैं, तो मतलब व्यवहारिक आदमी भी, उनका एक व्यवहारिक पक्ष भी है, आध्यात्मिक पक्ष भी है। और उनकी जो ट्रेनिंग है या उनका जो सोचने का जो तरीका है, वो एजुकेशन से नहीं आया। मतलब वो वेस्टर्न एजुकेशन से सोचने वाले व्यक्ति नहीं बने हैं। तो वो एक ऐसे स्कॉलर हैं जो कि एजुकेशन की धरातल से नहीं आ रहे हैं। ऐसा आदमी हिंदुस्तान को कैसे देखता है, या वो कैसे हिंदुस्तान को देख रहे हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तो या तो कोई वेस्टर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या हम इंडियंस भी देख रहे हैं तो एक वेस्टर्न एजुकेशन में ही ट्रेंड होकर हिंदुस्तान को देख रहे हैं। तो रिम्पोचे जी ऐसा व्यक्ति जो कि वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड नहीं हुआ है, जिसका सोचना, वो हिंदुस्तान को कैसे देखता है? रिम्पोचे जी मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, शायद कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जो रिम्पोचे जी जैसा हो, इस मायने में कि रिम्पोचे जी एक बौद्ध लामा है, ट्रेंड, ऑर्डेन्ड। और रिम्पोचे एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उसका अपना एक पूरा वो है, वैसे है। और 20 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान आ गए, और यहाँ जब वो आए, ना उनको हिंदी आती ना उनको अंग्रेजी आती। और जैसा तुमने ठीक कहा कि वो कोई अंग्रेजी एजुकेशन वाले अंग्रेजी स्कूलों से, या जैसे हिंदुस्तान में सभी अंग्रेजी स्कूल है ना, मैं मतलब अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो जो उनका पैराडाइम, मैकॉलियन एजुकेशन, उस परंपरा से वो नहीं निकले हैं। वो तो अपनी परंपरा से निकले हैं वे आदमी।
और इनका इतिहास पढ़ने लायक है। मैं जितना भी जानता हूँ कि कैसे कितनी मुश्किल में और कैसे ये माने कुछ तो होगा कि दलाई लामा ने इनको ये जिम्मेवारी दी कि तुम जाकर के तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज को सेटअप करो जीरो से, स्क्रैच से, सारनाथ में। और उस चीज को इन्होंने जैसे एस्टैब्लिश किया, उसको खड़ा किया, उसकी एक आज एक साख है, उसकी एक रेपुटेशन है और वो एक सीरियस इंस्टीट्यूट है। तो ये सारा श्रेय रिम्पोचे जी को जाता है। वो आदमी जो 20 साल में अपने देश को छोड़ के आ गया, अपनी परंपरा की पढ़ाई जैसी जितनी भी करी उतना करके आ गया और यहाँ रहते हुए एक रेफ्यूजी के तौर पे बहुत कठिन परिस्थितियों में उस पढ़ाई को जारी रखी होगी और उस आदमी को ये इंस्टीट्यूट उसने खड़ा किया। तो इनको मैं मानता हूँ ये फिलॉसफर भी हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, इनमें बहुत अधिक गहराई है, ठहराव है, साधना में पके हुए जैसा लगते हैं। मैं कौन होता हूँ उसका मूल्यांकन करने वाला, लेकिन जितनी भी अपनी बुद्धि है चलता है उसके हिसाब से मैं पाता हूँ ये बहुत ऊंचे उस पे है, जहाँ साधना की गहराई की जो भी ऊंची अवस्था है वहां तक पहुंचे हुए हैं ये। और एक बड़े स्कॉलर हैं, क्योंकि मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जिस तरह के लोगों से इनका संपर्क है वो अन्य किसी तिब्बती लामा का हो ऐसा मैंने नहीं देखा है। मतलब बहुत सारे तिब्बती लामा विदेश चले गए, वहां पे बस गए, बड़ी बड़ी उन्होंने इंस्टीट्यूट्स खड़ी कर ली और एक बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा आकर्षण वेस्ट में रहा है, हुआ है दलाई लामा की वजह से। तो उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल गई वगैरह वगैरह। रिम्पोचे जी कभी वेस्ट की तरफ आकर्षित नहीं हुए और यहीं रहते हुए उन्होंने जिस तरह के लोगों से उनका संपर्क है, देश के भी लोगों से, वो मतलब देखने और समझने लायक चीज है। बहुत यूनिक आदमी है। और दलाई लामा के अगर किसी सबसे नजदीक किसी अपने उसमें होंगे तो उनमें से एक ये होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब दलाई लामा पे इनकी बहुत श्रद्धा है और दलाई लामा इनको बहुत मानते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता और इनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो देते हैं। उन्हीं के परसुएशन पे रिम्पोचे जी को पहले वो स्पीकर बने अपनी तिब्बती सरकार की जो सभा होती है उसके, और बाद में उन्हीं के कहने पे इन्होंने पहले तो नॉमिनेट होते थे प्रधानमंत्री, दलाई लामा शायद नॉमिनेट करते होंगे प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के, पर बाद में इलेक्शन होने लगे और ये पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। 2 टर्म या 3 टर्म ये रहे। मैंने इनसे बहुत तरह की चीजें डिस्कस की है। इनकी समझ बहुत गहरी है और बहुत गहरी से मतलब ये है कि एक तो ये चीजों को समझते हैं, लेकिन इनका डिसीजन मेकिंग, जो तुमने कहा प्रैक्टिकल आदमी है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रैक्टिकल से कॉनोटेशन ये जाता है कि ये आदमी आज की दुनिया को चलाना जानता है। ये आज की दुनिया से काफी परेशान है, माने परेशान उस सेंस में नहीं है, अब अंदर से तो संयत है इसलिए उस सेंस में परेशान है। ये इस दुनिया में ये अपने को बहुत सहज नहीं पाते। जब प्रधानमंत्री भी थे तो इनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा होगा, किया होगा, मैं नहीं जानता, जो इनके मन माफिक नहीं होगा, क्योंकि करप्शन हर जगह है। करप्शन, ये क्या हुआ, ये करप्शन और जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो हर जगह है। ठीक है, इनका छोटा है, हमारा बहुत बड़ा है, पैमाने का फर्क हो सकता है, लेकिन इश्यूज वही है। परंतु मैंने ये देखा है, मैं जब ये प्रधानमंत्री भी थे, मैं 2-3 बार इनसे मिलने गया था धर्मशाला और सिद्ध भी आए थे ये उस दौरान। मैंने इनका थोड़ा बहुत काम करने का स्टाइल देखा और मेरा ये मानना है कि ये आदमी अपने में इतना ठहरा हुआ है, इसको मूलभूत बातों की यानी सत्य, सनातन सत्य की इतनी अच्छी समझ और उस पे टिका रहना इनको आता है।
तो अगर ये कहूं कि ये उस पे खड़े होकर के, और जो ट्रांजिएंट, दो तरह की रियलिटी होती है ना, एक रियलिटी होती है एटर्नल रियलिटी, एटर्नल ट्रुथ, जो सनातन है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, यहां भी है और हर जगह है। मतलब टाइम एंड स्पेस दोनों, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो रियलिटी है, एक तो वो है। और एक है ट्रांसिएंट रियलिटी, जो आज है कल नहीं रहेगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी। और जो यहाँ है वो अमेरिका में नहीं है, वो कहीं और नहीं है। तो ये जो है बात, ये ट्रांजिएंट रियलिटी भी एक वास्तविकता है, और एटर्नल ट्रूथ तो वास्तविकता है ही। ये मनुष्य को दोनों को डील करना पड़ता है। हम जैसे लोग क्या होता है, हम ट्रांजिएंट रियलिटी को में ऐसे फंस जाते हैं कि ये एटर्नल रियलिटी का, एटर्नल सत्य का हमको कोई भान भी नहीं रहता, हम फंस जाते हैं उसी में। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा मूल्यांकन करने का जो पैरामीटर्स हैं वो ये बाहर से डिसाइड हो रहा है, वो ट्रांजिएंट है। आज ये चीज फैशन में है, कल वो चीज फैशन में हो गई। आप कपड़ों की दुनिया में देखिए या विचार की दुनिया में देखिए, आज जो विचार फैशनेबल है वो कल कुछ और हो जाएगा, 10 साल पहले कुछ और विचार फैशनेबल था। आज कोई आइडियोलॉजी ज्यादा चलती है, कल 50 साल पहले कोई दूसरी आइडियोलॉजी चलती थी। तो ये जो संसार है, इसमें चीजें बदलती रहती हैं, विचार भी बदलते रहते हैं, फैशन भी बदलते रहते हैं, हर चीज बदलती रहती है। लेकिन सनातन जो है वो वही टिका हुआ है। तो सनातन की बैठक पे खड़े होकर के अगर आप ट्रांजिएंट को डील करते हैं तो वो डीलिंग एक तरह की होगी। और आपको सनातन पे आप बैठक ही नहीं है आपके पास, आपका उसका कोई भान ही नहीं है, तो आप ट्रांजिएंट में उलझ जाते हैं। तो रिम्पोचे जी जब प्रधानमंत्री थे तो मुझे ये लगा कि उनके बहुत सारे निर्णय उस बैठक पे, सनातन की बैठक पे उन्होंने वो कर पाते थे। इसलिए वो बहुत, कई बार बहुत आराम से चीजों को हैंडल कर पाते थे, क्योंकि उनकी वो बैठक बहुत मजबूत थी। ऐसा मैं किसी और राजनीतिज्ञ को नहीं पाता हूं। कभी कभी गांधी जी की बात में वो झलक मिलती है, पर वो कभी सत्ता में नहीं आए, इसलिए हम नहीं जानते वो पक्ष। लेकिन इनमें वो दिखता है मुझे कि ये वहां, ये इसको प्रैक्टिकल कहो भी तो, जो जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं कि भाई ये इस दुनिया में बड़ी अच्छी तरह डील कर लेता है, वो उनकी बैठक हमेशा कुछ और रही है। और उस पे 10 साल 15 साल उस जगह पे रहना, मतलब परेशान हुए होंगे। इन्होंने एक दो बार मुझे कहा कि अब मैं निकल जाऊंगा, लेकिन रहे उसके बाद भी कुछ प्रेशर, कुछ दबाव में आकर के। लेकिन इन्होंने ठीक से, मतलब वो काजल की कोठरी में रह के भी निकल आना, वैसी बात हुई इनके साथ। बहुत अच्छी तरह किया बात। तो ऐसे व्यक्ति का मैं पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान के बारे में क्या परसेप्शन है, सिविलाइजेशन, मतलब। देखो, खाली इनकी बात नहीं है, ये बताते हैं कि जब ये लोग इनके मन में हिंदुस्तान के प्रति अपार कृतज्ञता, नालंदा की, क्योंकि ये अपने को नालंदा परंपरा का मानते हैं, तो अपार कृतज्ञता है। वो झूठी मूठ की, मतलब सचमुच की कृतज्ञता है नालंदा परंपरा के होने की वजह से भारत के प्रति। ये कृतज्ञता का भाव तो उनमें बहुत है, सब मतलब बड़े लामाओं में मैंने देखा है। और पर उसके अलावा जब ये कहते हैं कि जब मैं 20 साल का था, जब वहां से आया यहाँ पे, तो मेरा जब यहाँ के लोगों से मिलना हुआ, चीजों को देखा, तो मेरे को ये हुआ कि वो भारत कहाँ है जो हम कल्पना करते थे। हम तो उसको अपना गुरु मानते थे भारत को, वो भारत तो मुझे दिखा नहीं। ये जो इन्होंने पॉलिटिशियन से भी ये मिले और अन्य लोगों से भी ये मिले, तो ये शुरू में बहुत घबराए कि वो भारत कहाँ है। फिर ये जब बनारस में ये इंस्टीट्यूट इन्होंने शुरू करने के लिए बनारस गए, तब ये इनकी धीरे धीरे भारत के, बनारस के विद्वानों से बातें होने लगी। जैसे कृष्णनाथ जी से मुलाकात हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी से मुलाकात हुई, कृष्णमूर्ति से मुलाकात हुई,
अच्युत पटवर्धन से मुलाकात हुई, और बहुत सारे नाम है कि मैं सबको नहीं जानता हूँ। बनारस के संस्कृत के बड़े पंडितों से इनकी मुलाकात हुई। तब जा करके ये कहते हैं कि मुझे हाँ कुछ तो है इस देश में, है, पर वो ढका हुआ है, छुपा हुआ है। तो इनकी, और फिर इन्होंने गांधी जी को खूब पढ़ा, गांधी जी पे खूब मनन किया, तो इनको, इनके ऊपर, इनके मन में भारत में वो संभावना तो इनको दिखाई देती है, लेकिन अभी सब बिगड़ा हुआ है ये भी दिखाई देता है। परंतु भारत में वो बीज है, बीज रूप में अभी भी है, यहाँ पे अभी भी वैसे लोग हैं, ऐसी इनकी समझ है। वो चाहे भले, उन्होंने खोज के भी निकाला बहुत लोगों को, जैसे प्रोफेसर A.K. सरन। मैं तो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने उनको, मतलब मैं ये कहूं कि खोज के निकाला तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब उस आदमी को, वो विलक्षण आदमी है। अगर आप सरन साहब को पढ़ें तो आपको कभी कभी ये लगेगा कि ये दिमाग से लिख रहे हैं या कहीं और से लिख रहे हैं। माने सरन साहब को ऐसा लगेगा आपको कभी कभी कि उनको रिवील हुआ है, ये जो वो लिख रहे हैं ये रिवील हुआ है, उन्होंने लॉजिकली नहीं सोचा है। जो हम लोगों के विद्वानों के सोचने की आदत है, हम लोग लॉजिकली ही हर चीज को देखते हैं, पर लॉजिक से ऊपर भी कुछ होता है, ऐसा आपको लगेगा सरन साहब को पढ़कर, कि एज इफ ये जो लिख रहे हैं ये ज्ञान, ये उनको रिवील हुआ है। उस आदमी को इन्होंने खोजा, उसको परसुएड किया कि आपने जो लिखा है मैं छापूंगा। तो तिब्बती इंस्टीट्यूट ने उनकी 10 किताबें अभी तक छाप दी हैं। अब तो सरन साहब रहे भी नहीं, 10 किताब, और मतलब, तो इनके बहुत घनिष्ठ संबंध कृष्णमूर्ति जी के साथ, रिम्पोचे जी के ऐसे संबंध मैं समझता हूं कि बहुत कम लोगों के ऐसे संबंध रहे होंगे, जिनको कृष्णमूर्ति भी बहुत सम्मान की नजर से देखते और ये भी देखते, और दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ मिला। और कृष्णमूर्ति बिल्कुल परंपरावादी नहीं थे, माने वो तो ये सब चीजों के एक तरह से खिलाफ तो कहना गलत होगा, लेकिन मैं, और रिम्पोचे ही परंपरा के आदमी है। तो ऐसे भी ये भी इस सेंस में यूनिक आदमी है कि ये आदमी परंपरा में रहते हुए और परंपरा के प्रति इतनी अपार श्रद्धा रखते हुए ये खुले दिमाग से सोच सकते हैं। कभी आपको इनका इनका सिर्फ ये इस बात पे इनकी बात सुननी चाहिए कि व्हाट इज लिसनिंग एंड व्हाट इज अ डायलॉग। तब आपको समझ में आएगा। मैं जब विपश्यना करता था तो उसमें मुझे पता चला कि भगवान बुद्ध के सारे पाली के जितने भी श्लोक हैं वो हमेशा शुरू में एक 3 शब्दों से शुरू होते हैं, एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना, दस आई हर्ड। हर श्लोक इससे शुरू होता है पाली का, क्योंकि भगवान बुद्ध जब वो तो बोलते रहे 40-45 साल, जितना भी उन्होंने बोला वो उस लिखा तो गया नहीं था। तो उसके बाद जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने उनके बोले हुए को याद कर लिया। कुछ आपको याद था, मेरे को कुछ याद था, किसी तीसरे को कुछ याद था, ऐसे अलग अलग लोगों को कुछ याद था। तो जिनको जो कुछ उन्होंने सुना था और उनको याद था, उन्होंने उसको दोहराया और दूसरे लोगों ने उसको याद कर लिया। और ये परंपरा बनी कि आगे से हम लोग बुद्ध कहेंगे कि भगवान बुद्ध ने ये कहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये कहा, हम ये कहेंगे ऐसा हमने सुना। दोनों में बहुत फर्क है। हो सकता है मैंने ठीक नहीं सुना हो, ऐसा मैंने सुना। तो जिम्मेदारी मेरी है, कहने वाले की है। मैं भगवान बुद्ध पे नहीं थोप सकता हूं। आज हम जब बात करते हैं महात्मा गांधी की, फलां की, धिकड़े की, तो हम ऐसा हमारा पॉस्चर होता है जैसे मैं जानता हूं कि गांधी जी क्या बोल रहे थे, या मैं जानता हूं कि रविन्द्रनाथ क्या बोल रहे थे, या मैं जानता हूं कि फलां क्या बोल रहे थे। हमारे में ये ह्यूमिलिटी या ये समझ नहीं रहती कि मैं गांधी जी को ऐसा समझता हूं, मैं रिम्पोचे जी को ऐसा समझता हूं। रिम्पोचे जी ऐसे हैं या नहीं है ये मैं कैसे कहूं, ये मेरे रिम्पोचे हैं, ये मैं ऐसा समझता हूं। ये फर्क है भाई, और इस फर्क के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो रिम्पोचे जी खैर
यहाँ पे वो बनारस में उन्होंने बहुत संबंध बनाए अलग अलग देशी विद्वानों से, और बहुत अच्छे संबंध बने। और उसी दौरान उन्होंने हिंदी भी बात करना सीखा। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको कहा कि तुम बोलो हिंदी, गलत सलत, क्योंकि ग्रामर में गड़बड़ हो जाती थी इनकी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और ये सब नहीं है तिब्बती में, तो उसमें गड़बड़ हो जाती थी। तो उन्होंने कहा उसकी परवाह मत करो, एज लॉन्ग एज यू कैन कम्युनिकेट तुम बोलो। तो इन्होंने बोलना शुरू किया। अब अच्छी कहा, अब ये अंग्रेजी में बोलना पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हमेशा प्रेफर करते हैं कि तिब्बती में हो सके तो तिब्बती में बोलूं, और तिब्बती नहीं, भारतीयों से बात कर रहा हूं तो हिंदी में बात करूं। भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भारत में बीज रूप में अभी भी इनको लगता है बहुत कुछ है, लेकिन उनको ये भी जो गड़बड़ है, जो आधुनिकता ने जो तहस नहस की है, जो हिंसा की है, वो भी दिखाई देती है, उसकी भी गहरी समझ है। हाँ, मिलकर इसमें एक चीज और हमको ऐड करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जैसे आजकल क्या हो गया है कि आज के ज़माने में जो सही समझा जाता है, जो जो वैल्यूज़ को सही समझा जाता है, उसको ओढ़ कर हम विगत का इवैल्यूएशन करते हैं। तो जैसे अगर आज के ज़माने में जैसे कि सेक्युलरिज्म एक अच्छी बात मानी जाती है, तो सेक्युलरिज्म को अज्यूम कर कर हम फिर विगत को इवैल्यूएट करते हैं कि हिंदुस्तान सेक्युलर था, नहीं था, कितना था, ऐसा सेक्युलर था, वैसा सेक्युलर था। या अगर आज साइंटिफिक टेम्पर को हम वैल्यू करते हैं, तो इस वैल्यू को लेके हम फिर इवैल्यूएट करते हैं हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्पर की हालत क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी, और वो होता है। रिम्पोचे जी को जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, उनको सुन के ऐसा लगता है कि उनका जो वैल्यू को पकड़े हैं वो पुरानी वैल्यूज हैं, उसको लेके वो आज को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इसलिए शायद एक अलग दृष्टि से वो देख पाते हैं पुराने हिंदुस्तान को भी, नए हिंदुस्तान को भी, और शायद जो भविष्य में जो हिंदुस्तान होने वाला है उसको भी। तो थोड़ा इस पे भी बात करते हैं कि हमारा जो चश्मा है देखने का वो क्या है। और नहीं, ये बिल्कुल सही है जो तुम कह रहे हो। रिम्पोचे जी एक बार मजाक में कहे, हम वहां थे, कि देखो बुद्धिज्म बहुत, लोग कह रहे हैं बुद्धिज्म साइंटिफिक है। जब साइंस नहीं थी, यानी मॉडर्न साइंस नहीं थी, 400-500 साल पुराना ही तो इतिहास है, तब बुद्धिज्म क्या था? तब बुद्धिज्म क्या था? तो वो जो तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली वही बात, कि नए से पुराने का मूल्यांकन, मतलब होश ही नहीं है लोगों को क्या कर रहे हैं और नया क्या होता है। नया और पुराना को भी ठीक से समझना चाहिए। ये भी मॉडर्निटी का एक रोग है कि ये मान लिया गया है कि नया जो है वो पुराने से बेहतर है। बेहतर ही नहीं है, पुराना तो रद्दी की टोकरी में फेंकने का। अगर वो हमारे मापदंडों से मैच करे या उससे अलाइंड हो या उससे वो सत्यापित हो जाए तो चलो उसको कुछ मान लेंगे, अदरवाइज तो उसको फेंक देना है। जो कुछ है नया ही है। तो ये एक दिमाग में बैठ गया है कि कल से आज बेहतर है और आज से कल बेहतर होगा, और दिख रहा है कि कहां हम जा रहे हैं। उसके बावजूद ये है, वो सिर्फ कपड़ों में, टेक्नोलॉजी में नहीं है, विचारों में है, फ्रेमवर्क्स में है, आइडियोलॉजी में है। ये आपकी दृष्टि दूषित हो गई है और हमको दिखाई नहीं देता है। हम फ्रेमवर्क्स में हम फ्रेमवर्क कटघरों में सोचते हैं और हमको वो कटघरे दिखाई नहीं देते। गांधी को दिखाई देते थे। वो जो किस्सा है गांधी जी का, जब वो पकड़े गए चंपारण में और उनको पूछा गया कि डू यू प्लीड गिल्टी मिस्टर गांधी, और गांधी जी कहते हैं यस माय लॉर्ड, एंड देन वो थोड़ा रुक कर बोलते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ। नाउ इन दैट वन स्टेटमेंट, उसके बाद वो उस कटघरे से अपने को बाहर कर लेते। कौन सा कटघरा? कानून का कटघरा। उसके बाहर खड़े होके
और फिर वो सनातन की बैठक पे, सनातन मतलब क्या, एटर्नल, जो हमेशा है, जो एक जैसा रहता है, उस बैठक पे वो खड़े होके, विधान की बैठक पे वो खड़े होके, रित की बैठक पे वो खड़े होकर के अपना मुकदमा की दलील देते हैं। तो रिम्पोचे जी जैसे लोग ये परंपरा और सत्य के बैठक पे खड़े होकर के चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। ये एक बड़ी बात है। सत्य की बैठक कोई कटघरा नहीं है। सत्य ये वो सत्य नहीं है कि तुम्हारा सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है, फलां का सत्य अलग है, जो आज के दिन प्रतिपादन हो रहा है कि सबका अपना अपना सच होता है। अरे भाई, सबका अपनी अपनी दृष्टि होती है, सबकी अपना अपना प्रेफरेंसेस होती है, सबकी अपनी अपनी आइडियाज होती हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, वो अपनी जगह है, लेकिन सबका अपना अपना सच नहीं होता। दृष्टि होती है सबकी अपनी, सोचने का ढंग होता है अपना अपना। सत्य तो एक ही जैसा है, आप उसको समझे या न समझे। और परंपरा में सत्य की बात हुई है, उसके ऊपर कुछ रंग रोगन और लगा होगा वो परंपरा की वजह से, वो ठीक है, लेकिन बैठक तो सत्य की है। तो ये लोग उस बैठक पे खड़े होकर के सोचते हैं, व्यवहार करते हैं। रिम्पोचे जी ने एक नहीं कई मर्तबा मैंने सुना है उनको बोलते हुए, आई एम अ सैवेज मैन, आई लिव इन द 7th सेंचुरी। वो जब बोलते हैं आई एम अ सैवेज मैन, उनका तंज है मॉडर्निटी पे, जिस पूरी मॉडर्निटी जिसमें कि आदमी को सिविलाइज किया गया है और यह करने की कोशिश की गई है सभ्य बनाने की। वो चाहे मॉडर्निटी का मिशन हो या क्रिश्चियनिटी का मिशन हो या जिन्होंने कॉलोनाइज किया उनका मिशन हो, ये जो सभ्य बनाने की पूरी मुहिम चली, उसके अगेंस्ट की वो वक्तव्य है और बहुत जोरदार वक्तव्य है। आई एम अ सैवेज मैन एंड आई एम प्राउड टू बी वन एंड आई लिव इन द 7th सेंचुरी। तो और ये कमेंट एजुकेशन पे भी है, क्योंकि एजुकेशन वो टूल रहा है वो दुनिया को सभ्य बनाने का, सिविलाइज करने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी टूल रहा है, एजुकेशन टूल रहा है, साइंस, लेटेस्ट वेपन इज साइंस। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि साइंस को रद्दी की टोकरी में फेंक दो, लेकिन साइंस का महिमा मंडित मत करो। साइंस को साइंस की जगह रहने दो, उसका राइट इवैल्यूएशन करो। और जो साइंस बोलती है वही एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं चीजों को समझने के, चीजों को से डील करने के लिए। जब तक साइंस का ठप्पा नहीं लगे, आप मानने को ही तैयार नहीं है कि ये ठीक है। ये क्या बात हुई? हाँ, मुझे इससे एक गुरुजी रविंद्र शर्मा की बात याद आ रही है। वो कहते थे कि आज हम हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर नापते हैं, लेकिन विज्ञान को भी तो कोई कसौटी पे नापना होगा। बिल्कुल और वो कहते थे कि वो सामाजिकता है, कि सामाजिकता की कसौटी पे विज्ञान को नापना चाहिए कि विज्ञान की इस बात से हमारी सामाजिकता पुष्ट हो रही है या नष्ट हो रही है। बिल्कुल, जो सनातन मूल्य है ना, जो है, ये आरोपित मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहिए की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैं मोरालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन मूल्यों की बात कर रहा हूं। जो है वो मूल्य वो है जिसमें ये बात भी है, उन मूल्यों में एक, कि आदमी आदमी के साथ ढंग से रहे, संबंध बना के रहे। वो हर आदमी की चाहत भी है ना, मतलब हर आदमी की चाहत है, रह नहीं पा रहा है वो अलग बात है, पर चाहत तो है कि भाई हम संबंध बना के रहें, हम विरोध में ना रहें। चाहत है वो, ठीक है। उसने ये मान लिया कि यह असंभव है, नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमानों ने मान लिया कि नहीं हो सकता, उसमें से बहुत लोगों ने हो सकता है मान लिया हो, लेकिन मूल चाहत तो हर आदमी की यही है ना कि संबंध पूर्वक जिया जाए। इसको आप क्या करेंगे? ये एक सनातन सत्य है, ये चाहत का होना एक सनातन सत्य है। तो ये सत्य के आधार पे परंपरा बनती है, और उसी सत्य के आधार पर आप जब जो भी काम करते हैं, जो भी आविष्कार करते हैं, जो भी टूल्स बनाते हैं,
जो कुछ आप करते हैं वो इसकी कसौटी पे ही कसा जा करके अगर कसा जाता है और अगर वो ठीक पाया जाता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम होता था परंपरा में। अब आपने वो सबको हटा दिया और आप सिर्फ यूटिलिटेरियन बन गए। आप सिर्फ उसकी उपयोगिता देख रहे हैं, ये इससे समय बच रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे बहुत जल्दी ये हो जाता है, इससे बहुत जल्दी वो हो जाता है, समय की बचत, पैसे की बचत या आदमी की बचत, लेबर की बचत, ये मापदंड रह गए। गुरुजी जैसे एक उदाहरण देते थे ना रविंद्र शर्मा की, एक आदमी ने एक खड्डी बनाई जिसमें 5-6 साड़ियां या 10 साड़ियां एक साथ बन जाती थी उतने ही लेबर में। और जब वो लेकर के अपने बड़े लोगों के पास गया, जो सयाने लोग थे उसी कम्युनिटी के, उसी जाति के, तो उन्होंने कहा ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा अगर तुम ये करोगे तो 5 लोगों की रोजी रोटी तुम खा जाओगे। है तो बहुत बढ़िया चीज, लेबर बच रहा है, श्रम बच रहा है, वगैरह वगैरह, पर ये ठीक नहीं है। चाहे वो सामाजिकता का सिद्धांत लगाओ, इसे तो सिद्धांत है, मूल बात ये है कि भाई ये 5 लोगों की रोजी रोटी खा जाओगे तुम, इसलिए ये नहीं चलेगा, हटाओ इसको। साइंस के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। साइंस तो सबसे ऊपर बैठा है, वो तो स्वयं भू है, माने वो ही सत्यापित करेगा कि ये सही है या गलत है। और सही गलत का मापदंड वो खाली यूटिलिटेरियन उपयोगिता के सेंस में देख रहा है कि श्रम बच रहा है, समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, बस खत्म बात। हाँ, इस तरह के और तमाम उदाहरण हमको मिलते ही हैं। मुझे याद है कि मेरी माताजी आईआईटी में जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक चूल्हे को डिस्क्राइब किया, और चूल्हे जो पारंपरिक चूल्हा है जिस पर रोटी बनती थी गांव में, और उसको कंपेयर किया जो गैस, जो एलपीजी का चूल्हा है। और मतलब वो क्लास में बता रही थी कि अगर आप एफिशिएंसी के डेफिनेशन से सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सब हटा देंगे तो एक एफिशिएंसी उसकी बढ़ती है। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी में उसकी सामाजिकता, उसका पर्यावरण का जो असर है वो लाएंगे, तो जो ये जो चूल्हा है ये एफिशिएंट चूल्हा है, वो चूल्हा तो बहुत कम एफिशिएंट चूल्हा है। क्योंकि अभी तो एफिशिएंसी को, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ही उपयोगिता, यूटिलिटेरियन के हिसाब से। यही तो हुआ है, शब्द अर्थ पे हावी हो गए। हाँ, है ना। अब देखो, डेवलपमेंट एक शब्द है, एफिशिएंसी एक शब्द है, प्रोग्रेस एक शब्द है ना। ये शब्द इतने महिमा मंडित हो गए और इनका अर्थ इतना नैरो हो गया है, इतना संकुचित कर दिया गया है, और वो हमारे सब दिमागों पे वो उसने भूत की तरह वो बैठ गया है। अब वो हमारी दृष्टि को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एफिशिएंसी से जो अर्थ निकलता है वो ये कि जल्दी हो जाए, पैसे बचे, लेबर बचे, ये एफिशिएंसी, ये अर्थ उसका हो गया, जो हमने मान लिया है। उस शब्द को सुनते ही ऐसी कोई तस्वीर आप दिमाग में आ जाती है, और उसका इतना महिमा मंडित हुआ है कि अगर कोई बोले ये एफिशिएंट है तो आप उसको मानते हैं कि बस ठीक है। तो ये देखो, जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो गायब हो गई है दिमाग से। ये जो शब्द है ये आपकी थिंकिंग को गवर्न कर रहे हैं, आप थिंकिंग इन शब्दों से गवर्न हो रहे हैं। डेवलपमेंट का शब्द, एफिशिएंसी का शब्द, सेक्युलरिज्म का शब्द, बराबरी का शब्द यानी इक्वालिटी का शब्द, फ्रीडम का शब्द। अब फ्रीडम क्या है भाई? व्हाट इज फ्रीडम? इट्स एन आइडिया, एंड व्हाट, ये बहुत लुभावनी आइडिया है, क्योंकि उसका कॉनोटेशन ये दिमाग में बैठ गया है कि मैं जो चाहूं वो करूं, ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा राइट है। तो ये शब्दों, मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि शब्दों की दुनिया बन गई है, और उससे एक अर्थ इंगित होता है जो कि अस्तित्व सहज नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। I mean, how can I do what I like? How can everyone do what they like? It is impossible. आप सोना चाहेंगे, मैं गाना चाहूंगा, कोई नाचना चाहेगा। How is it possible at the same time? मैं जो करना चाहूंगा, मेरी इच्छा कुछ करने की है, आपकी इच्छा कुछ और करने की है, इन दोनों में विरोध हो सकता है ना। तो हाउ इज इट पॉसिबल? पर ये सबको लुभावना लगता है।
और इसी से हम ड्राइव हो रहे हैं, इसी से हम ड्राइव क्या हो रहे हैं, हमको हाँका जा रहा है इनसे, और हमको पता ही नहीं है कि हमको हाँका जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि हम फ्री हो गए, अब मेरा बाप कुछ नहीं बोल सकता, मेरी माँ कुछ नहीं बोल सकती, कोई कुछ नहीं बोल सकता, मेरी जो मर्जी मैं करूं। बिल्कुल। एफिशिएंसी भी वैसा ही एक शब्द है, बहुत सुंदर लगता है, ओह दिस इज वेरी एफिशिएंट, ओह वाओ, हो गई बात। अभी कल मेरी बात हुई थी प्रणव से, और हम प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने गंगा के लिए 4-5 बार फास्ट किया और फिर वो गुजर गए, शायद 2 साल पहले गुजर गए। तो जिस तरह प्रणव ने जीडी अग्रवाल जी के बारे में बताया, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कहा उनको, नहीं, वो तो परंपरा वाले उनको कोई सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं कहा, उस तरह से नहीं कहा। इनफैक्ट वो बार बार ये कहता रहा कि वो उनकी जो तपस्या थी उसमें ये हुआ, उनकी तपस्या इस कारण शुरू हुई। उसने धरना शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, उसने प्रोटेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करा उसने। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम तपस्या कह रहे हो, जरा समझाओ तुम तपस्या क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो चैलेंज है, वो इतना बड़ा है कि उसको हराना एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, बिल्कुल आप होपलेस हैं उसके सामने, तब आप तपस्या करते हैं, तब आप प्रोटेस्ट या आप लड़ाई नहीं करते हैं, आप तपस्या करते हैं। और तपस्या का जो आशय है, जो मंशा है, वो है अपने आप को स्ट्रांग बनाना उसके मुकाबले, मतलब ताकि आप उसके साथ कर पाए। तो उसमें ये भी मुझे ध्यान आया कि जैसे रिम्पोचे जी हैं, है ना, या जो तिब्बती सरकार है, इसके सामने चीन जैसा एक प्रतिद्वंदी खड़ा है जो कि इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में उससे टक्कर लेना, खासतौर पे जब जब आप वायलेंस को ही अपनाते ना हो। अब इस इम्पॉसिबल पॉलिटिकल सिचुएशन में रिम्पोचे जी या और जैसे उनके जो साथी हैं, ये लोग अपना कैसे बना के रखते हैं, ये क्या इनका होप का जो सोर्स है वो आपके नज़र में क्या होता है? मतलब शायद आपने ये पूछा ना हो उनसे, लेकिन क्योंकि आप उनको इतना थोड़ा जानते थे, तो मैं आपके इसमें विचार जानना चाह रहा हूँ। एक इम्पॉसिबल एनिमी चाइना जैसे के सामने ये लोग कैसे अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं? मैं अपनी समझ ही बता सकता हूँ। जी जी जी। मैं एक बार हफ्ते भर के लिए रिम्पोचे जी से, मैंने बहुत दिनों से मैं समय मांगता रहा कि मुझे आपके साथ आके कुछ देर बैठना है, कुछ समय बिताना है और कुछ साधना की बातें भी करनी है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने मुझे समय दिया। एक हफ्ते हम लोग एक एकांत जगह, धर्मशाला से करीब आधा पौन घंटा 1 घंटा दूर, 2 घंटा दूर, हम और वो 2 ही लोग थे वहां। 1 हफ्ते के करीब हम रहे उनके साथ, और उसमें हमारी 1 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बात होती थी। बाकी समय हम लोग अपने अपने जो भी हमको करना होता था वो करते। और एक दौर था उस समय जब मैंने बहुत सारी गोष्ठियां, बहुत अध्ययन, बहुत रिम्पोचे जी के साथ डिस्कशन किया आधुनिकता को लेकर, और मेरी आधुनिकता को लेके जो समझ बनी उस 1 हफ्ते के दौरान हमारी काफी बात हुई। और मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपको इस तरह के वातावरण में, ये जो हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, हर जगह से पूरा तंत्र इस मॉडर्निटी में फंसा हुआ है, आपको कहीं कोई आशा दिखाई देती है कि ये ठीक हो जाएगा? तो रिम्पोचे जी ने कहा, मैं तो निराशावादी हूं। अगले 50 साल, मेरे जीवन काल की तो बात ही छोड़िए, पर अगले 50-60 साल भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि संसार में कुछ अच्छा होगा। और फिर ये उन्होंने कहा, और मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, क्योंकि मैं निराशा को
एक तरह से समझता था। एक शब्द है और उसका जो अर्थ मेरे दिमाग में था वो एक खास किस्म का था। उस अर्थ में निराशा के साथ डिप्रेशन का भाव जुड़ा हुआ था। और मैंने देखा कि ये आदमी डिप्रेस्ड तो नहीं है। ये कह रहा है कि मैं तो निराशावादी हूं या मैं तो निराश हूं। मुझे याद नहीं है, निराशावादी नहीं कहा शायद, मैं तो निराश हूं कहा। मैंने देखा कि ये डिप्रेशन के आसपास भी नहीं है। घूमते हैं, लोगों के बीच में जाके संवाद करते हैं, संबोधन करते हैं लोगों के बीच में, मतलब एक्टिव। इतना एक्टिव आदमी कम होते हैं, वेरी एक्टिव। तो अगर डिप्रेशन में कोई होगा तो इतना एक्टिव कैसे हो सकता है? धर्म के जो प्रवचन होते हैं वो भी ये देते हैं अपने लोगों के बीच में, बहुत गहरे। तो डिप्रेशन वाला आदमी ये कैसे कर सकता है? ये मेरे अंदर चल रही है ये बात। और सडनली मेरे को एक चीज उस दिन समझ में आई कि निराशा एक तरफ है और हताशा एक तरफ है। निराशा और हताशा दोनों अलग अलग बात है। हताशा के साथ डिप्रेशन जुड़ा हुआ है, जहां आप देयर इज नो होप। नॉर्मली आशा और निराशा हम इसी सेंस में यूज करते हैं कि आशा माने होप और निराशा मीन्स होपलेसनेस। बट दैट डे आई अंडरस्टूड इट इज स्लाइटली डिफरेंट। और उस दिन हमको, उसके पहले मैंने सरन साहब को पढ़ा था, जिनकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। उनकी एक किताब है इल्यूमिनेशन। उसमें वो ये बात करते हैं, फेथ एंड होप की बात करते हैं कि फेथ और होप एक दूसरे के टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन काइंड ऑफ। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी जब मैंने वो किताब पढ़ी, और उस दिन मुझे लगा, मुझे वो बात पकड़ में आ गई कि ये जो है, ये जो ट्रांजिएंट लाइफ है, ये एक तरफ है, लेकिन होप एंड फेथ हैव नथिंग टू डू विद द ट्रांजिएंट लाइफ। दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज ऑलवेज सो। बहुत गहरी बात है। फेथ इज अनशेकेबल। वो जो सामयिक घटनाक्रम चलते हैं उससे उस पर कोई असर नहीं आता, कोई आंच नहीं आती। वो अडिग है, वो फेथ, वो आस्था। और उस आस्था के साथ उसी में होप है। उससे टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। आज और कल और 10 साल और 20 साल उसमें कोई मायने नहीं रखते। इट इज बियॉन्ड टाइम, बिकॉज वो सामयिक है ही नहीं, वो सनातन है। तो फेथ एंड होप, वो मुझे लगता है, मैं कैसे कहूं रिम्पोचे जी की बात, मुझे लगता है रिम्पोचे जी उस जगह पे है जहां इतना। और वो फेथ को कैसे लेते हैं ये अलग बात है, क्योंकि वो बहुत मतलब परंपरा को उनसे कभी सुनना चाहिए। वो परंपरा को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कुमार स्वामी को इन की बात करते हैं। जब परंपरा की बात समझानी होती है तो वो आनंद कुमार स्वामी की बात करते हैं कि परंपरा वो होती है जो एक डिवाइन सोर्स से आती है और जो अनब्रोकन लीनियज से चलती है, गुरु शिष्य परंपरा से चलती है, अनब्रोकन है वो। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि उसको तार्किकता से समझा जा सकता है। आई नहीं है तार्किकता से, आई तो डिवाइन सोर्स से है, लेकिन उसको तार्किकता से समझाया जा सकता है। ये जो डिवाइन सोर्स से आई है, ये बात जो है, ये समझने की बात है। ये इससे फेथ की बात जुड़ती है। मैं उसको फेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, रिम्पोचे जी शायद नहीं करें, लेकिन दिस फेथ एंड होप ऑफ सरन साहब, दिस इज अनशेकेबल,
It has nothing to do with time. और transient events cannot shake it. So चीन हो या आधुनिकता हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ हो रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, और उससे हमारा, उस फेथ से जुड़ा हुआ हमारी होप है, वो कुछ अलग तरह की होप है। वो ये नहीं है कि मैं बीमार पड़ गया और मैं होपफुल हूं कि ठीक हो जाऊंगा, मुझे कैंसर हो गया और मैं होपफुल हूं कि ठीक हो जाऊंगा, कोरोना से मुक्त हो जाऊंगा। वो उस तरह की होप की बात नहीं, वो कुछ और बात है। तो मुझे लगता है रिम्पोचे जी वहां है, तो निराश है। और उस दिन मैं आपको सच बताता हूं, मैं भी बहुत निराश था, कुछ अन्य कारणों से भी। सिद्ध में कुछ घटनाएं घटी थी, उसको लेकर के भी। और ये जो मॉडर्निटी की इतनी बातें मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि ये कैसे होगा, क्या होगा। आज भी मैं होता हूँ कभी कभी, जो दुनिया में चल रहा है ये सारा दिखता है, तो वो आता है, पर फिर मैं थोड़ा ठीक हो जाता हूँ और फिर अपने फेथ को, क्योंकि फेथ मुझे तो डेवलप करना पड़ा। फेथ मेरे को मतलब विरासत में नहीं मिला, रिम्पोचे जी को मिला होगा, मेरे जैसे आदमी को तो नहीं मिला उस तरह का। मुझे तो डेवलप करना पड़ा, और अभी भी मैं करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ। वो एक अलग बात है कि कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, उसकी प्रोसेस की यहाँ बात नहीं करते, लेकिन ऐसा मैं ऐसा समझा हूँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये एक उनके, इन लोगों के अंदर जो कुछ ऐसा होता है, रिम्पोचे जी जैसे व्यक्ति के अंदर जो अडिग है, जो सनातन है, जो बहुत गहरा ठहराव है, और वो इनको शक्ति प्रदान करता है। बावजूद इसके कि दिखता है आपको कि चीन का जो पूरा मामला है और ये सब दिखता है, लेकिन उसके बावजूद वहां उसका असर नहीं हो पाता उस जगह पे। ऐसा भी वो शायद कुछ, शायद आप ही से कह रहे थे कि हमको कुछ 500 साल का एक्शन सोचना चाहिए, मतलब 5-10 साल का नहीं, लेकिन 500 साल का एक कुछ एक्शन सोचना चाहिए। मतलब वो भी ये दिखाता है कि वो मतलब अपनी लाइफ टाइम से भी आगे का कल्पना, और उसकी जो मतलब वो होप का एक वो मैनिफेस्टेशन भी है कि वो ऐसा नहीं कि अब मेरी लाइफ खत्म हो रही है तो ठीक है, अब कुछ हुआ नहीं। हाँ हाँ, नहीं, ये तो हम लोग अपने परंपरा में मनुष्य जीवन को तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया ना, एक जीवन को। आई मीन समय को तो बहुत अलग तरह से देखा गया है। तो ये हाँ, इन्होंने एक मतलब एक सुझाया है ये प्रोजेक्ट कि हम लोगों को 500 साल के आगे की कल्पना करनी चाहिए। कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे चीजें चलेंगी, उसके बारे में हमको कल्पना करनी चाहिए। मेरा उसमें अपनी समझ ये है कि अगर हम बहुत लंबी अंतराल के बाद का नहीं सोचेंगे, तो हम आज जो हमको कंपल्शंस लगते हैं आज के जीवन के, जैसे टेक्नोलॉजी का ही मामला लें, तो हमको आज जिस टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं वो एक कंपल्शन लगेंगे कि ये तो है ही, ऐसा तो है ही। आज के जो गवर्नेंस सिस्टम है, जैसे डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो सारा स्ट्रक्चर है, ये हमको कंपल्शन लगेंगे कि ये तो इसके बियॉन्ड क्या सोचें हम। पर अगर आप 500 साल के बाद के समाज की कल्पना करते हैं, तो आप बिल्कुल नए सिरे से, यानी इन सब दबावों से मुक्त होकर के आप सोच सकते हैं। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप बिल्कुल नए ढंग से सोच सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं होगा, क्योंकि 500 साल के बाद की बात सोच रहे हैं। अगर आप 10 साल 20 साल के सोचेंगे तो ये सब आपके ऊपर हावी रहेंगे, और आपको इन्हीं के अंदर आप सोचने के लिए बाध्य होंगे। फिर शायद सोच नहीं पाए ठीक से, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉब्लम है। जो आपने बाध्यता बनाएंगे कि भाई ये तो होगा ही, वो तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही, वैसा तो होगा,
अब इनके समस्याओं, ये खुद समस्या है, ये सिस्टम खुद, व्यवस्थाएं खुद समस्या है, तो और आप इनसे मुक्त होने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर अगर इनको आप मान लेंगे कि इनसे तो ये तो है ही, तो फिर तो दाएं बाएं होगा, फिर आप कोई ठोस बुनियादी बदलाव की बात तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी उन्होंने शायद ये बात कही है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, उसमें जरूर एक चीज इंटरेस्टिंग ध्यान आ रही है कि ऐसी कल्पनाएं तो हुई हैं, जैसे साइंस फिक्शन के नाम से ऐसी कल्पना होती रहती है कि है ना 2021 में दुनिया कैसी होगी, लेकिन वो जो कल्पना है वो उसी पैराडाइम में है। जिस मतलब टेक्नोलॉजी है वो 2021 में इतनी छोटी हो जाएगी, वो इतनी फास्ट हो जाएगी, लेकिन वो उनसे फ्री होके कल्पना नहीं हो पा रही है वो। नहीं, मानवीय मूल्यों को आधार रख करके, हाँ, मानवीय मूल्यों को आधार मतलब मेरे लिए मानवीय मूल्यों में फ्रीडम, राइट और इक्वालिटी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो आपकी बीइंगनेस की बात कर रहा हूं, मैं आपके सनातन मूल्यों की बात कर रहा हूं। उसमें आप स्वतंत्रता कर सकते हैं, स्वतंत्रता एक मूल्य हो सकता है, सहजता एक मूल्य हो सकता है। स्वतंत्रता इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम तो ये है ना कि मैं जो चाहूं वो करूं, पर स्वतंत्रता एकदम अलग चीज है। स्वतंत्रता मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फ्रीडम में राइट आता है। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं स्वतंत्र होकर जीऊं तो उसके लिए मेरी जिम्मेवारी जाती है कि मैं चीजों को समझूं, मैं नैसर्गिक व्यवस्था को समझूं, मैं अपने आप को समझूं, इन दोनों के बीच के अलाइनमेंट को समझूं और फिर उस तरह से व्यवहार करूं, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। दैट विल बी एन आउटकम। इट इज नथिंग टू बी, इट्स एन आउटकम ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग। तो व्यवस्था ऐसी बनाने की हम सोच सकते हैं जो मुझे ऐसा जीने में सहयोग करे। सुनिश्चित नहीं करेंगी, सहयोग कर सकती है। मैं एक सहज जीवन जी सकूं, उसके लिए व्यवस्थाएं मुझे सहयोग कर सकती हैं। सहज जीना न जीना मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन व्यवस्थाएं उसमें बाधा न उत्पन्न करें, उसमें सहयोग करें। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं की मैं कल्पना कर सकता हूं। आज की व्यवस्थाओं में वो कल्पना भी करना मुश्किल है। व्यवस्थाएं उसके विपरीत बैठती हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सटर्नलाइजेशन हो गया है और आप कंपैरिजन में फंस गए हैं। आपकी दृष्टि को दूषित किया गया है और आप उस दृष्टि को आपने सच मान लिया। सबका अपना अपना सच होता है। तो आप अंदर देख ही नहीं रहे हैं कि नहीं, इससे परे कुछ बात है जो इस बावजूद आपकी दूषित दृष्टि के आप देख सकते हैं और फिर उसको फैला सकते हैं। तो ये तो आपको ये सब बातों का समझ करके आपको इससे बाहर निकल के ही कुछ बात हो सकती है, अदरवाइज इसी के अंदर होगा। साइंस फिक्शन इसी पैराडाइम के अंदर है, बिकॉज देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ह्यूमन बीइंगनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बीइंगनेस की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, व्हाट यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब आपके डिजायर्स की अंडरस्टैंडिंग है, आपके और मेरे बीच में जो विविधता है, आपके और मेरे बीच में जो फर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपके और मेरे बीच में जो कॉमन है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आप पूरे संसार के सारे मनुष्यों के बीच में जो कॉमन है, जिसको आप कॉमन ही रहेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द जो एंटायर अनचेंजिंग फोकस है, इज ऑन, है जो अनचेंजिंग है। हाँ, वो कॉमन है, वो अनचेंजिंग है, इसीलिए वो कॉमन है। हाँ। नहीं तो अभी तक अलग अलग हो जाता। आई मीन जो अनकॉमन है, फोकस उसी पे है। सोशल साइंस का भी फोकस उसी पे है, सारे प्लानिंग का भी फोकस उसी पे है, जो अलग अलग है। और उसी को ये लोग उसको ठीक करने में लगे हुए, ठीक माने उसको यूनिफॉर्म करने में लगे हुए। ये उल्टी गंगा है एक तरह से। तो गहरे मामले हैं, पर इतने मुश्किल नहीं है, समझे जा सकते। चलिए, हाँ ठीक है। मुझे शायद 1 घंटे से ऊपर ही हो गया, हमको पता नहीं चला, लेकिन 1 तो घंटा 20 मिनट हो गया।
हाँ ठीक है पवन जी, तो इसको ओके, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रुकते हैं। हाँ, अच्छी बात रही। ओके। ठीक है, धन्यवाद।